हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी आज फिर से सुपर 25 के साथ जो कि साइंस का सेशन होता है उसके साथ जुड़ चुके हैं हम लोग, जिसमें से कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस साइंस से बने होते हैं और ग्रुप डी से रिलेटेड होता है। और इस चैनल पे जो डी एजुकेशंस का यूट्यूब चैनल है, जो डी एजुकेशंस का यूट्यूब चैनल है, इस पे हम लोग साइंस के सुपर 25 के साथ जुड़ते हैं रात्रि 9 बजे और सुबह में 8 बजे मॉर्निंग सेशन के साथ जुड़ते हैं, जिसमें जीके और जीएस के साथ जुड़ रहे हैं। और एक और जल्दी ही आप लोगों के लिए एक अलग बैच लिया जाएगा जो कि करंट अफेयर्स का होगा, जो कि पिछले 2020 से लेके 2021 तक या 2021 के जो लास्ट हुआ है 7 महीना इधर और 6 महीना उधर से, मतलब 2020 के 6 महीना के बाद वाले करंट अफेयर्स के सेशंस को लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और विश्वास चाहिए कि क्या उसको लेकर आएँ, तो आप लोगों को कमेंट में करके बताइएगा। तो एक बार क्लास को सभी को शेयर कर दिया जाए और क्लास को सभी को अपने साथ जोड़ लिया जाए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार सभी क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और क्लास को स्टार्ट कर देंगे तुरंत। तो एक बार सभी लोग को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और क्लास को सभी को फ़ायदा हो सके, इसलिए सभी लोग के पास शेयर कर देंगे। चलिए शेयर करिए क्लास को थोड़ा जल्दी से और सभी लोग को जोड़ लिया जाए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो पढ़ते रहिए क्योंकि सितंबर से हो सके एग्ज़ाम आपका हो, पॉसिबिलिटी बन रहा है सितंबर में होने का। तो चलिए जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक भी करके तब वीडियो देखते रहिए। जो पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक और शेयर करके कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग को देखिए क्या लिखा हुआ है कि कण विक्षोभ के प्रसार के दिशा में लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है, यह किस प्रकार के तरंग पर चर्चा किया गया है। मतलब कि जो कण का विक्षोभ का प्रसार है, मतलब कि जो कण के विक्षोभ का जो प्रसार है की दिशा लंबवत ऊपर नीचे दोलन करता है, तो वह किस प्रकार का तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है, मूल तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है और एक यहाँ पे होगा यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है, बताइए कौन होगा। अनुदैर्ध्य तरंग होगा, मूल तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा या यांत्रिक तरंग होगा। सभी लोग इसका बताएंगे कि किस प्रकार के तरंग में विक्षोभ लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करता है। फटाफट से सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि किस प्रकार में होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, चैट में आंसर करते रहिए सभी लोग। चलिए इसकी अगर बात कहा जाए कि जो कण का प्रसार दिशा के लंबवत और ऊपर नीचे डोलेगा, तो इसको क्या कहेंगे। ऊपर नीचे कण का प्रसार लंबवत डोल रहा है, यह किस प्रकार का तरंग है। तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ। ऊपर नीचे करेगा यानी कि लंबवत डोलेगा तो उसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। जबकि यह 180 डिग्री में ऐसे अगर समानांतर गमन कर रहा है, जब ऐसे गमन करेगा उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग करेंगे। यह लंबवत कण का कंपन कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अगर समानांतर करता तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाता। यांत्रिक तरंग तो पता ही है आपको, यांत्रिक तरंग, ठीक है। आइए अगले देखते हैं इसका क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है। यांत्रिक तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग को ही ट्रांसवर्स कहा जाता है, सुपर है, विद्युत चुंबकीय है, या बताइए क्या है कि ध्वनि तरंग कैसा तरंग है। ध्वनि तरंग एक कैसा तरंग है, सभी लोग बताएंगे। यांत्रिक तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, सुपर तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन गलत है क्या, नहीं ठीक है। ध्वनि तरंग है, कैसा तरंग है, यांत्रिक तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या सुपर तरंग है।
यांत्रिक तरंग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को मिला के बनाता है। जल्दी से बताएंगे। यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहा जाता है जिसमें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वे होता है यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग में दोनों आ जाते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, जबकि अयांत्रिक तरंग में जो विद्युत चुंबकीय तरंग आता है वे आता है। तो बताइए कि ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स है, सुपर है या विद्युत चुंबकीय है। और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि DABC है, मतलब कि आपका नंबरिंग उल्टा सीधा किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि आपको ख्याल रहे, न कि ऊपर से देखे रंग दिए, क्योंकि ध्यान से आपको आंसर देना है। चलिए, ध्वनि तरंग एक ऐसा तरंग है, तो कहेंगे कि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम ध्वनि तरंग, मतलब कि उसको हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। सुनिए, यांत्रिक तरंग वह तरंग होता है जो पदार्थ कंपन के कण होता है, मतलब कि जब कंपन कण करता है उससे, और यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इसलिए इसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग भी है, इसकी सर्वाधिक गति जो होती है ध्वनि की ठोस में होती है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो तरंग दो प्रकार के होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे ध्वनि का संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। जब अयांत्रिक तरंग किसी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आप विद्युत चुंबकीय तरंग को देखते हैं। आइए, ये आप देख सकते हैं। देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बताए थे कि जब कण कंपन लंबवत होगा, जब कण का कंपन लंबवत होगा, दिखाई दे रहा है यह लंबवत है, जब यह कण का कंपन लंबवत दिखाई देगा, इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्सल वेव कहा जाता है। जबकि यह जो होता है, देखिए ट्रांसवर्सल जो है, ट्रांसवर्स वेव होता है यह, अब यह होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो यह लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है यह है आपका कौन? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन है। यह जो खाली खाली जगह दिखाई दे रहा है यह विरलन कहलाता है, और जहां पास पास जगह दिखाई देता है इसको संपीड़न कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन चलता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त चलता है। ऊपर वाले को श्रृंग और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। और इसमें कण का कंपन लंबवत होता है, जबकि इसमें कण का कंपन कैसा दिखाई दे रहा है? तो समानांतर दिखाई दे रहा है। यह इस प्रकार होता है और यह क्या होता है? इस प्रकार लंबवत रूप से बढ़ता रहता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में कंपन लंबवत होता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में जो होता है वे क्या होता है? सॉरी, अनुदैर्ध्य तरंग में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंग में समानांतर, जबकि अनुप्रस्थ में लंबवत होता है। ये याद रखेंगे। यहाँ एक और बात कि यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए और देख लेते हैं यह क्या है और आपको यह क्या कैसा दिखाई दे रहा है। तो यह जो आपका कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। यह लो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसको देखिए देखिए महत्तम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। जो यहाँ तक जितना महत्तम विस्थापन हो रहा है आयाम, और जो यह बिंदु होता है उसको श्रृंग, और जो गहरा वाला बिंदु होता है उसको गर्त कहते हैं। जब यह रेखा कुछ ऐसे चले तो लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि यह लो आवृत्ति पे है। जब यह ऐसे चलेगा पास पास होके बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा? कंपन करेगा, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी ही कर रहा है, तो यह क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो यह आपसे बता रहा था कि यह क्या है? ऊंच होता है श्रृंग, गर्त। ये बात भी आप आज 3 बात आता है। देखिए, पूछता है कि जब कंपन का महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और जो कंपन कर रहा है 1 सेकेंड में कंपन करने की जो होती है वही क्या होती है? आवृत्ति है। इन सबको भी बात में आप ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की ओर। बताइए कि बादलों का रंग सफेद होने का कारण क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि तीसरा का आंसर क्या होगा,
कि किसके कारण से बादल का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। सभी लोग आंसर करते रहेंगे, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग, एक बार जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। किसके कारण, बताइए जल्दी से, अपवर्तन, परावर्तन या प्रकीर्णन? चलिए हो गया। सुनिए, बादल का रंग जो सफेद दिखाई देने का कारण जो होता है वह प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या होता है? तो बादल का जो सफेद दिखाई दे रहा है वो किसके कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, वायुमंडल जो होता है उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के कण होते हैं और यह कण क्या करते हैं? प्रकाश को प्रकीर्णित करने का कार्य करते हैं। और कण जो होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णित करने का कार्य, क्योंकि यह वायुमंडल है और वायुमंडल में क्या है? यह कण है और यह क्या है? सूर्य के प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो यह क्या करते हैं? अपने में ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और यह क्या करने लगते हैं? एनर्जी होने लगते हैं और यह क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं। तो पूछता है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश क्या करता है? प्रकीर्णित करता है और प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? सफ़ेद दिखाई देता है। सफ़ेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह सभी रंगों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। जब सभी रंगों को अवशोषित कर देता है कोई रंग तो काला दिखाई देता है, और सभी रंग को जब प्रकाशित कर देता है तो वे क्या दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, तो बादल के सफ़ेद रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और कहा गया रेले के नियम के अनुसार, एक रेले हैं, रेले के नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, जिस रंग का जो तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। मतलब कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ही कम होगा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता है कि सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का। इसका मतलब कि उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जिसका होता है वे होता है बैगनी का। तो बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो इन बातों को मैं ध्यान में भी रख सकते हैं कि किनके अनुसार कहा गया कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन उसका कम होगा। यह किसने कहा था? तो रेले ने कहा था। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आपको बताना है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। F1 और O के मध्य, F2 और F2 F1, तो यह F1 पर या अपरिमित, बताइए कि कब होगा। जल्दी से चौथा नंबर का आंसर करेंगे कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। जब वस्तु उत्तल लेंस में हो तो बताइए कहाँ होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा सभी लोग, और क्लास को शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हर रोज़ जुड़िए, क्योंकि हम लोग हर रोज़ रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं और सुबह 8 बजे जुड़ते हैं। और एक और सेशन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का लेके आ रहे हैं, क्योंकि रात्रि 9 बजे साइंस के लेकर सुपर 25 के साथ, और सुबह 30 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के साथ होता है, जिसमें कि सभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं साइंस के छोड़ा के, क्योंकि साइंस आप लोगों को करा दिया जाता है। और एक स्पेशली करंट अफेयर्स का बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें कि यह पिछले 2021 का और 2020 में जो 6 महीना पीछे का, मतलब कि साल भर के करंट अफेयर्स को लेकर आ रहे हैं। 25-25 क्वेश्चंस का सेशन होगा जो कि आने वाला है। तो आप लोग बताएंगे कि उसका टाइमिंग क्या होगा, क्या टाइमिंग रखा जाए। चलिए, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा। आवर्धित भी हो, आभासी होगा तो सीधा होगा। और यह कहाँ होगा? तो जब यह प्रतिबिंब होता है F1 और O के बीच होता है, तब जब उत्तल लेंस में F1 जब प्रतिबिंब आवर्धित कब होता है? तो F1 और O के मध्य स्थित होता है तब। अच्छा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। आइए, उत्तल लेंस जिसकी दोनों भाग क्या होती? उभरी होती है। उत्तल लेंस दो खोखली गोले लेंस की,
जो खोखला गोला होता है, मतलब कि दो जो गोला है, मतलब कि जो दो गोलीय दर्पण का, मतलब कि जो दो गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, दो खोखले गोले दर्पण का एक क्या होता है, भाग होता है, जिसको कि काटा जाता है। तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो यह ऐसे उत्तल लेंस बनता है, तो इधर से भी उठा है, इधर से भी उठा है। अच्छा, मानते हैं दो सर्कल होता है, तो एक यहाँ पर केंद्र होता है और एक क्या होता है, यहाँ पे केंद्र होता है। तो एक यहाँ पे केंद्र होता है और एक यहाँ पे केंद्र होता है। तो अब देखिए, एक यहाँ पे होगा और एक F1 जो C होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। एक यहाँ पे होगा तो एक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, दिखाई दे रहा है ना दूगो। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब यह C1 होगा, मान लीजिए कि यह C1 होगा, तो यह क्या होगा, C2 होगा। और इसके बीच का जो F होता है, क्योंकि ऐसे जाएगा पढ़ते, तो क्योंकि यह इसके भाग का उठा हुआ, ध्यान से देखिए, यह इसके लिए है, इसके तरफ का उठा हुआ E है, ठीक है। तो इसका केंद्र अगर C यहाँ पे होगा तो F यहाँ पे होगा, और यह जो भाग उठा हुआ है तो यहाँ पे C होगा तो F यहाँ पे होगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि जो यह काटा गया है यह दो केंद्र के, क्योंकि जब आप ऐसे कुछ को काटिएगा तो दो, क्योंकि दो गोले हिस्से का एक भाग है, तो उसके लिए दो केंद्र अलग अलग होंगे। यह अगले फिगर से समझ में आएगा। देखिए, यह क्या है कि दो गोले को काट के आप एक क्या किए हैं, उत्तल लेंस को बना दिए हैं, ठीक बात है। अब एक केंद्र यहाँ पे, क्योंकि इस इधर उठा हुआ है तो इसके लिए केंद्र यहाँ पे होगा और फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे। और इस उत्तल लेंस के लिए जो होगा, फोकस यहाँ पे और केंद्र कहाँ होगा, क्योंकि आपको बताया है ना कि यह ध्रुव होता है और केंद्र, क्योंकि यह बड़े गोले का भाग है तो केंद्र यहाँ पे और यह क्या होगा, तो इसीलिए 2F1 और F1 और 2F1 इसको F2 और 2F2 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिए, इधर होता है F2 2F2 3F2 ऐसे जाएगा, तो F2 2F2, इधर होता है F1 2F1, और यह जो होता है फोकस होता है 2F2, मतलब समझिए कि एक प्रकार का केंद्र ही है, और यह भी क्या है, एक केंद्र है, और यह क्या है, फोकस है। और आपसे पूछा है कि उत्तल लेंस में, जब उत्तल लेंस पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा कहाँ बनता है, तो आवर्धित और आभासी जो होता है, आवर्धित और आभासी कब बनेगा, जब आप F1 मतलब कि यहाँ पर अगर वस्तु को रखते हैं, जब यहाँ पे अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा आवर्धित यानी कि बड़ा और क्या होगा, आभासी बनेगा। इस केस को समझेंगे तो कभी आएगा इस केस के टाइप के, तो आज बस इतना ही समझ जाइए कि यह कभी याद रखना होता है, इधर होता है F1 2F2, इधर होता है F2 2F2। यह जो होता है इधर वस्तु को रखा जाता है, प्रतिबिंब इधर बनता है। तो जब वस्तु को यहाँ पे रखिएगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, जब वस्तु यहाँ पे रखिएगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो बचे पूछेगा कि आवर्धित यानी कि बड़ा और आभासी सीधा कब बनेगा, जब F1 और केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखें, यानी कि इसके बीच में रखेंगे तब वस्तु को बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि जस जस यहाँ पे आएंगे वस्तु बड़ा बनता जाएगा, दूर रहेंगे छोटा बनता जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब वस्तु उत्तल लेंस पे हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी वर्धित आभासी सीधा कब बनेगा, तो F1 और O के मध्य होगा तब बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5वां नंबर, विद्युत परिपथ में होता है विद्युत घटक, संयोजी तार और प्लग कुंजी। विद्युत घटक, संयोजी तार और सेल, जिसे सेल बैटरी कहते हैं। विद्युत घटक, संयोजी तार, विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल बैटरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका कमेंट में जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर करिए। विद्युत परिपथ में होता है विद्युत घटक, संयोजी तार, प्लग कुंजी। विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल बैटरी, विद्युत घटक, संयोजी तार या विद्युत घटक, संयोजी तार। बताइए 5वां का आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। विद्युत परिपथ में होता है। चलिए अगर विद्युत परिपथ में अगर बात कहा जाए कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, तो सुनिए, देखिए विद्युत परिपथ की अगर बात कहा जाए तो विद्युत परिपथ में आपको देखने को मिलेगा विद्युत घटक,
विद्युत घटक आने का मतलब कि कोई भी सेल, जैसे बैटरी लग जाएगा, बल्ब लग जाएगा, पंखा लग जाएगा, जो कि विद्युत को अपघटित कर सकता है, कोई भी उपकरण लगा होता है। संयोजी तार मतलब कि जिस अपघटक को जोड़ते हैं जिस तार से, संयोजी तार, बैटरी और प्लग कुंजी, यह जो होता है विद्युत परिपथ में देखने को मिलेगा। बैटरी होगा, बैटरी से तार जुड़ा रहेगा, उसके साथ प्लग लगा होता है और यह विद्युत घटक होता है। तो उसमें विद्युत घटक देखने को मिलेंगे, संयोजी तार देखने को मिलेगा और बैटरी और प्लग कुंजी, यह सारे के सारे विद्युत घटक को देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अच्छा देखिए, यही है आपका क्या, विद्युत परिपथ। यह रहा आपका सेल या बैटरी। यह हुआ विद्युत परिपथ के लिए, यह है विद्युत परिपथ के लिए क्या आपका जो दिया जा रहा है, विद्युत परिपथ के लिए जो संयोजी तार है, और यह बल्ब है जो आपका घटक के रूप में कार्य करेगा। तो यह है कुंजी, और यह नापने के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं एमीटर, तो यह है एमीटर। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, तो कहेंगे कि सेल होता है, विद्युत परिपथ होता है, घटक होता है और प्लग कुंजी होता है। इतना तो होता ही होता है, इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग आंसर करिए। जल्दी से करिए। चलिए, आपसे पूछा है कि 36 किलोमीटर के चाल से कोई गतिमान 2 kg का द्रव्यमान की एक धात्विक गेंद है और 3 kg द्रव्यमान पर स्थिर गेंद से टकराए, तो यदि टकराने के बाद दोनों गेंद में आगे बढ़ती है तो टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो जल्दी से करिए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। बना लीजिए, बना के आंसर करिए जल्दी से, उसके बाद इसको हम बनाते हैं। फटाफट से बताइए कि टक्कर जब होगा तो उसमें कितने, उसकी गतिज ऊर्जा में कितने की गतिज ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो सभी लोग फटाफट से आंसर करिए इसका। चलिए, इसकी अगर बात कहा जाए तो सुनिए ध्यान से, क्या क्या दिया है लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको V1 दे दिया है, V1 दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब V1 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिएगा। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि इसको 5/18 से इसको गुणा किया जाता है। कटाइए, 18 दूना के 36, 5 दूना के 10, तो कहेंगे कि 10 मीटर प्रति सेकेंड जो होगा इसका क्या होगा? वेग होगा, इसका प्रारंभिक वेग। अच्छा, प्रारंभ में इसका M1 का द्रव्यमान कितना था? तो कहेंगे कि M1 का जो द्रव्यमान है वे है 2 kg। कितनी है? 2 kg। V1 है 36 था तो निकल के आ गया 10, और M क्या होगा? इतना। अब देखिए, जब एक कार अस्थिर होगा, जब 2 kg के द्रव्यमान एक धात्विक गेंद 3 kg के द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद से टकराती है, मतलब कि जो M2 था पहले 3 kg था और इसका जो वेग था V2 क्या था? अब 0 था। तो संवेग संरक्षण से आपको पता होगा कि संवेग से बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं? तो बनाते हैं M1 V1, ठीक है, M1 V1 बराबर M2 V2। इसी प्रकार बनाते हैं M1 V1 बराबर M2 V2। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा? तो निकालिए यहाँ से, कैसे निकालेंगे? तो देखिए M1 आपका कितना दिया हुआ है? 2 kg, और V1 दिया है, लिखिए M1 है 2 kg, 2 kg रख लीजिए। उसके बाद V कितना है? 10, तो 10 रख लीजिए। M2, क्योंकि यह M2 का आपको अभी पता नहीं है, क्योंकि अब जब गति के बाद लड़ेगा तब तो अंतर होगा ना, क्योंकि जब अस्थिर था तो उस समय तो 0 था, उसमें कुछ गति था नहीं। अब क्या होगा कि 3 kg इससे कहा आप प्लस, क्योंकि यह टक्कर मार रहा है, जब टक्कर मारेगा तो 2 kg इसका जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों को साथ लेके जा रहा है। पहले जो गति था उसका इतना था। फिर से समझिए, एक बार रुक जाइए, फिर से बताते हैं एक बार फिर से भाई मोरा, काहे कि यह बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरे दोस्तों को यह परेशान किया हुआ है, इसीलिए इसको फिर से समझेंगे। सुनिए,
मान लो कि हाई क्या है, एक गाड़ी है जो कि V1 वेग से चल रहा था, उसका निकाल के कितना लाए हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका द्रव्यमान था कितना 2 kg। अब क्या करेगा कि जब 2 kg किसी चीज में टक्कर मारेगा तो यह तो अपना वजन आप प्लस 3 kg वाला का वजन, क्योंकि अब ढकेलना है उसको कितना 2 kg तो अपने ढकेलेगा, आप प्लस 3 kg वाले को ढकेलना है, मतलब कि M2 यहां से मिल जाएगा कितना 5 kg। और किस वेग से चलेगा, तो पहले तो था 0 वेग से, लेकिन अब किस वेग से चलेगा, तो इसको हमको पता करना है कि V2 क्या होगा। तो आपको पता है M1 V1 बराबर M2 V2 होता है। M1 तो M1 क्या है 10 है, और V1 क्या है, सॉरी M1 है 2 तो 2 लिख लेंगे, V1 है 10। M2 कितना मिल गया, अब मिल गया 5। V2 हमको ज्ञात करना है कि टक्कर के बाद किस वेग से चल रहा है, तभी तो आप ऊर्जा निकालिएगा हाफ mv² पे, क्योंकि ऊर्जा पूछा है। तो देखिए यहाँ से कटा दीजिए, कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी कि V2 का मान कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए पहले 10 मीटर के पर सेकेंड के वेग से चल रहा था जब 2 kg का था, और जब 5 kg का हो गया तो अब कितने मीटर के से चाल से चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। अब क्या करिए कि पहले का ऊर्जा निकाल लीजिए और अब का ऊर्जा निकाल लीजिए, दोनों में बता दीजिए कि कितना का हानि हुआ है। पहले का अगर हम निकालते हैं हाफ mv², पहले कितना वेग से चल रहा था, कितना उसमें ऊर्जा था, देखिए 1 था, m कितना था उसका 2 था, और वेग कितना था उसका 10 था, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, कटा दीजिए। यानी कि पहले यह 100 जूल ऊर्जा से गतिज ऊर्जा चल रहा था, क्योंकि गतिज ऊर्जा कितना था इसका, जो ऊर्जा था 100 जूल था। लेकिन जब टक्कर हो गया तो टक्कर हुआ तो m कितना हो गया, तो 5 ना, 2 गो और 3 गो कितना हो गया 5 गो, तो 5 गो आगुड़े भी कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का 2 बार, 2 से 2 कटा दीजिए, 4 दूना के 8, 8 पाँचे 40, बताइए 40 जूल। मतलब कि पहले उसका ऊर्जा 100 जूल था, अब उसका ऊर्जा 40 जूल हुआ है, तो बताइए कि उसकी ऊर्जा की कितनी हानि हुई है। उसकी ऊर्जा में क्या 60 की हानि हुई है, 60 जूल की, यही तो आपसे पूछा था कि बताइए कि उसकी ऊर्जा में कितनी की हानि हुई है, तो कहेंगे कि उसकी ऊर्जा में 60 जूल की हानि हुई थी। तो कितनी जूल की हानि हुई थी, तो 60 जूल की हानि हुई थी। क्या किया है कि पहले इससे वेग निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा में हुई हानि है, तो गतिज ऊर्जा के लिए हाफ mv² चाहिए, और m है लेकिन V2 का पता नहीं है टक्कर के बाद क्या होगा, तो इस बातों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसे बनाना है इसको। 220 वोल्ट के आउटपुट वाले जनरेटर से 1100 वाट पावर वाली मोटर जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। सभी लोग इसको बनाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी लोग बनाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसको शेयर करेंगे, क्लास को भी शेयर कर देंगे और इसको बनाएंगे और लाइक भी कर देंगे। जल्दी से चलिए अब देखते हैं इसका क्या होगा। बनाइए 220 वोल्ट है, यानी कि भी दे दिया है आए कितना 220 वोल्ट कितना है, भी दे दिया है 220 वोल्ट, और जनरेटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब जनरेटर से जुड़ा हुआ है, जब जनरेटर से जुड़ा है तो 1100 वाट पावर वाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वाट शक्ति दे दिया है, पावर दे दिया है 1100 वाट, और आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या होगा। आई बताइए कि क्या होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कि क्या होगा। जल्दी से फटाफट बताइए, अब लिख भी दिए हैं, बताइए क्या होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका क्या होगा। चलिए, तो P भी दे दिया है, अब बनाइए क्या होगा। तो आप सबको एगो लिखवाए होंगे, एक बार लिखवाए थे कि P बराबर होता है VI, P बराबर होता है VI।
तो क्या I बराबर P/V लिख सकते हैं? क्योंकि P बराबर VI होता है, तो क्या I बराबर P/V हो सकता है? तो कहेगा कि हाँ हो सकता है। तो क्या हम P कितना दिया हुआ 1100, तो 1100 और V कितना दिया हुआ है 220, तो 220 लिख लेते हैं। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 11 दूना के 22 और 2 पाँचे 10, तो ये कितना एम्पियर हो जाएगा? तो 5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर। 8वां नंबर सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर करिए। 8वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी से करिए। चलिए, एक चुंबक के आसपास का जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव को पता लगाया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, स्थित क्षेत्र, गुरुत्व खिंचाव या चुंबकीय क्षेत्र। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। तो आप सबों को पता है कि चुंबक के आसपास का जगह किसके लिए, शब्द के लिए जहां इसके प्रभावों को पता लगाया जाता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब रहा बात कि आपसे कभी कभी पूछता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कहा जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। अगर इसकी इकाई की अगर बात कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की, तो आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर कहता है तो चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो उसका होता है टेस्ला, एसआई मात्रक टेस्ला, जबकि सीजीएस मात्रक इसका गॉस होता है। ठीक है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कहता है तो टेस्ला या गॉस होता है, और गॉस किसका, वेबर किसका होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ 9वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, भार में, आकृति में, द्रव्यमान में या चाल में। सभी लोग बताएंगे कि किसमें होता रहता है। कि जब तक किसी पिंड को असंतुलित बल तक किया जाता है तो क्या होता है? फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए, इसकी अगर बात कहा जाए कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसके निरंतर परिवर्तन को क्या कहा जाता है? फट करिए सभी लोग आंसर। वेट करते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर कर पाते हैं, तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी क्या निरंतर परिवर्तित होता रहता है? तो इस बातों को याद रखेंगे कि जो चाल होता है उसका निरंतर, जब आप किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाइएगा तो जो आंसर जो होता है, मतलब कि जो इसका राइट आंसर होगा चाल होगा। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसके चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, या किसी वस्तु के प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरिका, एस्टर, ग्लिसरॉल या एसिटिक एसिड। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि क्या कहा जाता है। 5% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। 10वां नंबर का आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे।
चलिए 5% एसिटिक एसिड को कहा जाता है क्या? सिरका, एस्टर, ग्लिसरॉल या एसिड या इथेनॉल। सभी लोग इसका कमेंट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5% एसिटिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। सिरका को एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और जो इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। आपसे पूछे कि एसिटिक एसिड जिसे सिरका कहा जाता है, 5% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है और इसका सूत्र CH3COOH होता है। सही बात है। आगे इसका IUPAC नाम की अगर बात कहा जाए कि जो एसिटिक एसिड है, जो इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। और एसिटिक एसिड के 5% घोल को सिरका कहा जाता है। सिरका का उपयोग आप भोजन के परीक्षक के रूप में और अचार इत्यादि बनाने में करते हैं। तो याद रखिएगा कि 5% एसिटिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। इसका सूत्र CH3COOH होता है और इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। तो इस बातों को भी देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरा एल्किल प्रक्रिया के कौन से उत्पाद का निर्माण करता है? क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन सोडियम ऑक्साइड। आंसर करेंगे सभी लोग इसका। चलिए, क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जल्दी से बताइए सभी लोग, कमेंट करिए इसका क्या होगा, फटाफट से जल्दी से करिए। चलिए, क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद होता है? तो उसको कहते हैं, वह प्रक्रिया जो होता है उसमें क्लोरीन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब क्लोरो एल्कली प्रक्रिया कराइएगा, जब क्लोर एल्कली प्रक्रिया में उत्पाद फलस्वरूप क्लोरीन, सोडियम और हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस बातों को भी आप ध्यान रख सकते हैं कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या बनता है? तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि बनता है। तो इन दिनों को याद रखिए, क्योंकि क्लोरो क्षार की प्रक्रिया में जब क्लोरो एल्कली मतलब क्षार होता है, क्लोरो एल्कली क्षार की प्रक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड यानी नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर बताइए कि किस वस्तु डॉट बताना था, डॉट को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब कि किसी भार के किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में, परमाणु में, अणु में या द्रव्यमान में। 12 का सभी लोग आंसर करेंगे कि 12 का क्या होगा। जल्दी से फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से करिए सभी लोग कि क्या होगा। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से करिए, जल्दी से सभी लोग फटाफट आंसर करिए कि डैश डैश को किस वस्तु के मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए, इसकी अगर बात कहा जाए कि किसको मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्या? तो उसको द्रव्यमान, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है उस पदार्थ में उपस्थित जो मात्रा होती है वही बताता है। और आपको पता है कि द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, चाहे उसको कहीं भी ले जाइए उसमें उतना ही मात्रा रहने वाली होती है। तो द्रव्यमान क्या होती है? सदैव नियत रहती है। इसलिए इसका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। इस बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है और इसको कहीं भी ले जाने पर परिवर्तित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पचना, दूध का दही बनना, जल और जलवाष्प में परिवर्तित होना और लोहे में जंग लगना। कौन सी प्रक्रिया है जो कि आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो सभी लोग करिए, इसका क्या होगा? चलिए, अगर इसका आंसर की अगर बात कहा जाए तो सबको पता है कि शरीर में, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसे कि एक बार परिवर्तित करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके। तो शरीर में अगर भोजन पच गया तो क्या फिर भोजन पचाने के बाद फिर भोजन बना सकते हैं? नहीं। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है।
दूध है, अब इसको दही बना दिए, क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं, मतलब ये भी प्रक्रिया नहीं होगा। लोहे पर जंग लग गया, क्या जंग को हम खत्म कर सकते हैं? जंग लग के क्षरण तो कर ही देगा। तो तीनों के तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि जल को जलवाष्पित कर दिया जाए, वाष्प बना के उड़ा दिया जाए, तो वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाए, फिर वाष्प को ठंडा कर दीजिए, जल बन जाएगा। तो जल से वाष्प बनाइए, वाष्प से फिर जल बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जल वाष्प एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। इस बातों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? आपको बताना है कि अमोनिया के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। जल्दी से बताइए, कितने होते हैं? अमोनिया क्लोराइड की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या 6 होते हैं? देखिए पूछा हुआ है आपके ग्रुप डी में, पूछा हुआ है 22 तारीख को, और यह टेक्नीशियन में भी पूछा था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखकर बनाते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट आंसर करिए कि अमोनिया क्लोराइड में अणु कितने हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। 5, 4, 7। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए देखिए अमोनिया क्लोराइड के अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए एक बार। यह है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है क्या? देखिए NH4Cl, यह होता है अमोनिया क्लोराइड का। अमोनिया क्लोराइड में आपको बताना है कितने। देखिए N है एगो, हाइड्रोजन है 4 गो और क्लोरीन है 1। तो कितना हुआ? 4 गो और 2 गो, कितना हुआ? 6 गो ना। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहेंगे कि अमोनिया में कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है अमोनिया क्लोराइड का NH4Cl। NH4Cl नाइट्रोजन एगो है, हाइड्रोजन को गो 4 गो और क्लोरीन एगो। तो कितने हैं? तो गिनिए। तो आपसे पूछा है कि अमोनिया क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कि जो NH4Cl है इसमें बताइए कि कितने परमाणु हैं। तो एगो 4, 1, 5 गो, 5, 1, 6 गो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है। तो सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट से सभी लोग आंसर करिए कि ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनिया क्लोराइड में, अमोनिया क्लोरेट में, अमोनिया फास्फेट में, अमोनिया सल्फेट में। बताइए कि ऊर्ध्वपातन किस में किया जाता है। जल्दी से करिए। चलिए अगर आपसे बात कहा जाए कि किसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है, तो अमोनिया क्लोराइड में। जो अमोनिया क्लोराइड होता है, अभी बताया अमोनिया क्लोराइड का सूत्र NH4 ना, NH4Cl होता है। या क्या है? अमोनिया क्लोराइड। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो कि ऊर्ध्वपातन के गुण रखते हैं। इनके लिए ट्रिक है अनेक आय, मतलब अनेक आय जो है इनका क्या है? ट्रिक है। इस बातों को आप क्या रख सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। अ से हुआ अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या लिखे हैं? अभी NH4Cl लिखे हैं। नेफ्थेलिन, कपूर, आयोडीन और एंथ्रेसिन। अनेक आए, अनेक आएंगे, अनेक लोग जाएंगे। तो ठीक है, अनेक आएंगे और अनेक जाएंगे, या अमोनिया क्लोराइड है। अ से अमोनिया, ने से नेफ्थेलिन, क से कपूर और अ से आयोडीन और ए से क्या होगा? एंथ्रेसिन। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ऊर्ध्वपातन है। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आपसे पूछा है कौन था, तो अमोनिया क्लोराइड ऑप्शन में था, तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा।
अब बताना है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु है। आपको बताना है कि कौन सा परमाणु का एक उप परमाणु है। जल्दी से बताएंगे। जिनॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। सभी लोग आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। आपको बताना है कि जो परमाणु होता है उसमें उप परमाणु कण के रूप में नहीं होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए इसकी अगर बात कहा जाए कौन सा परमाणु उप परमाणु का कण नहीं है, तो आप सबों को पता है कि जो परमाणु होता है वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, जबकि जिनॉन नहीं है। जिनॉन एक क्या है, अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों क्या है, परमाणु के कण उपकण है, लेकिन ये नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे है 9 लिखा हुआ है, इस तरह करके लिखा हुआ है। एफ है फ्लोरीन, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 19, इस प्रकार करके लिखा हुआ है फॉन्ट में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। बताइए कि इसमें से बताना है कि ऐसे लिखा है तो बताना है कि कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। जल्दी से चलिए आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए ऐसे लिखने का मतलब होता है नीचे 9 लिखा हुआ है, ऊपर क्या होता है 19। जो नीचे वाला होता है बताना है कि क्या बताया। यहाँ पे जो है ना यह 9 है, ये भी 9 है और यह क्या है 10 न्यूटन है। फॉन्ट का चेंजिंग है, तो इस बातों को ध्यान में रख के आंसर करिए सभी लोग। तो आप सबों को पता होता है कि जब कोई भी संख्या का जो नीचे वाला लिखा होता है वे होता है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और ऊपर होता है एटॉमिक भार। और जो एटॉमिक संख्या होता है वे आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। और जो परमाणु भार होता है वह P+N से मिलकर बने होते हैं। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए यहाँ पे P और E बता रहा है और P और E परमाणु क्रमांक ही बताता है। तो 9 तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 10 प्रोटॉन बोला, नहीं गलत, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन। क्योंकि हमको न्यूट्रॉन भी अगर 9 हो जाएगा तो दोनों को जोड़ने पर 18 ही आएगा, तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन से तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात हो जाएगी। और 10 न्यूट्रॉन जब रहेंगे तो 10 गो न्यूट्रॉन और प्लस 9 गो कितना होता है 19 गो। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। 18 नंबर आंसर करिए सभी लोग। चलिए गैस का कौन सा गुण इन्हें सुहावे बनाता है। विसरण का, आकार का, संपीडता का या आयतन का। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि कौन है। आंसर करिए सभी लोग। गैस के कौन से गुण इन्हें सुहावे बनाता है। विसरण, आकार, संपीडता या आयतन। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। जो लोग लाइक नहीं करते, लाइक में कंजूसी करता है, उसका अब क्या दवाई है, तुम ही लोग बताओ। मेहनत लगता है, टाइप करो, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, एडिटिंग करके डालो, तब पर भी तुम लोगों का वही हाल, बना बनावा पकले पकावल मिल जाता है, तब पर भी यही हाल है। तो बताइए गैस का कौन सा गुण इन्हें सुहावे बनाता है। तो चलिए गैस के कौन सा गुण इन्हें सुहावे बनाता है। तो जो सुहावे बनाता है वह है संपीडता। सुहावे गैस के कौन से गुण इसे सुहावे बनाता है, तो वे होता है इसका संपीडता। गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस का द्रवणांक कमरे के ताप से कम होते हैं। किसी भी का जो ताप होता है कमरे के ताप से कम होता है, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ताप से कम होता है, गैस के संपीडता बहुत अधिक होता। तो संपीडता के कारण याद रखिए कि सुहावे यानी कि इसको आसान क्यों बनाता है, तो यह संपीडता का कारण बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 19 नंबर बताना है कि महिला में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। यानी कि मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो एक बार जल्दी से करिए, लाइक भी करते जाइए। और भाई तू लोग तो शेयर में कंजूसी करवे करता है, क्योंकि जान रहा है कि बगल वाला मेरा ले लेगा। अबे गधा, तुम जिससे लड़ रहा है लड़ो ना, ताकि पता चले कि वो आंसर क्या कर रहा है, इस पता को चल सकता है। क्लास इसलिए नहीं शेयर करता है कि जो हम जान जाएंगे वो लोग नहीं जान पाए, इसलिए नहीं करता।
तो चलिए इसका आंसर करिए। महिला मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है, डिंबवाहिनी के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा और एस्ट्रोजन के द्वारा। बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। जल्दी से बताएंगे। चलिए, महिला में मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। आपसे पूछे कि यह किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है यह मादा हार्मोन। पूछ सकता है कि एस्ट्रोजन, जबकि टेस्टिरोन यह कौन बनाता है? टेस्टी से बनता है, और यह नर हार्मोन है, जबकि यह क्या है? एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है और ये अंडाशय से निकलता है। सुनिए, एस्ट्रोजन महिला में प्रजनन और यौन को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि जो महिला होती हैं उनमें यौन प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जो एस्ट्रोजन होता है इसे मादा लिंग हार्मोन भी कहा जाता है। अब जब एस्ट्रोजन महिला के शरीर में बदलाव का मुख्य भूमिका को निभाता है, जो महिलाओं की शरीर में जो बदलाव होता है वे एस्ट्रोजन के उत्पन्न से ही होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पन्न से ही होता है। एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में निम्न परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो लड़की होती है स्तनों का विकास होना, मासिक चक्र का शुरुआत होना और जनन अंगों पे जो बालों की वृद्धि होना। मतलब ये सारे के सारे जितने भी आपकी क्रियाएं हैं सब सारे के सारे महिलाओं में जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है। तो जो महिलाओं में परिवर्तन होता है वे एस्ट्रोजन के कारण से, वहीं जो पुरुषों में होता है वे टेस्टिरोन के कारण से, जो टेस्टिस बनाता है। एस्ट्रोजन कौन बनाता है? अंडाशय बनाता है, जबकि टेस्टिरोन जो कि पुरुष में यानी कि जो नर हैं उनमें निशानी होता है बनाने का, उनमें आना। जो एक क्रिया इसमें होता है वे उसमें होता है। तो महिला के शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से अंडाशय में होता है, साथ ही इसका उत्पादन एड्रिनल ग्लैंड में भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अंडाशय के साथ साथ जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होता है उसमें भी होता है। ये भी बाद में ध्यान रखेंगे, द्वारा होता है। तथा कुछ मात्रा भ्रूण और प्लेसेंटा के द्वारा भी होता है। जो एस्ट्रोजन होता है अंडाशय, एड्रिनल ग्लैंड और कुछ मात्रा में भ्रूण और प्लेसेंटा के द्वारा से भी होता है। तो यहाँ से अधिकतर अंडाशय, फिर एड्रिनल, भ्रूण और प्लेसेंटा इत्यादि का भी ध्यान में आप रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 20 का आंसर क्या? चलिए, मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का वजन होता है? मानव मस्तिष्क का वजन बताना है। 250 से 300, 1800 से 200 ग्राम, 1200 से 1400 या 120 से 140। आपको बताना है कितना होता है मानव मस्तिष्क का वजन। 1200 से 1400, 1800 से 2000, 250 से 300। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का वजन होता है? तो सबको पता है कि जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वे 1200 से 1450 ग्राम तक होता है, माने 1400 तक होता है। मानव मस्तिष्क शरीर के केंद्र और सूचना के, मानव मस्तिष्क जो होता है आपके केंद्र के, सूचना के, संचरण के इत्यादि को, मतलब कि जो आपके मानव मस्तिष्क आपके जितने भी समन्वय क्रिया है, नियंत्रित क्रिया है, ये सारे के सारे मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। अगले विकल्प में आते हैं 21 नंबर। वह विकल्प चुने जो प्रसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। रक्त लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। एक वयस्क व्यक्ति में इतना लीटर रक्त होता है। मानव रुधिर आरबीसी का 115 से 20 दिन, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। सभी लोग फटाफट से इसका आंसर करेंगे और लाइक भी करते चलेंगे और क्लास को शेयर भी तो करते नहीं हैं। और आज से कल से संख्या नहीं बढ़ेगा तो उसी तरह होगा, जैसे तू लोग कंजूसी करता उसी तरह कंजूसी करते सभी लोग चले। हम भी कंजूसी करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कंजूसी तू लोग मत करो, हम भी कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए, वह विकल्प चुनिए जो प्रसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो आपको पता है कि रक्त एक लाल संयोजी ऊतक है, एकदम सही बात है। और एक वयस्क व्यक्ति में 6 से 8 लीटर तक होता है, ये भी बात सही है। मानव रक्त का जीवन काल 120 दिन तक, 15-120 दिन यानी 20 से 120 दिन तक होता है, ये भी बात सत्य है। ए बी सी सत्य है, जबकि डी बोल रहा है कि यह 17 से 18% होता है। यह क्या है? गलत है। जो शरीर के भार का लगभग 7% ही क्या होता है आपका
ब्लड होता है, इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि यह 17 से 18% बोल रहा था, जबकि 7% होता है। इस बातों को ध्यान में देखिए, कितने बार ग्रुप डी में पूछा है शिफ्ट 2 में, और ये 8 तारीख, यह दोबारा रिपीट हुआ है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला, कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेट हैं। वह पृष्ठीय तंत्र नाल होता है, या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्लोमेटा होते हैं, या में मेरुदंड होता है? बताना है। जो 22 नंबर है, 22 नंबर का आंसर करिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है सभी रज्जुकी के बारे में, मतलब कि जो कार्डेटा संख्या होते हैं उनके बारे में बताना। चलिए जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। चलिए, आपसे पूछे कि कौन सा कथन गलत है सभी रज्जुकी के बारे में, तो एक बात याद रखिएगा कि कौन सा कथन गलत है, ध्यान से सुनिए। जो आपको कह रहा है कि डिपोब्लास्टिक होते हैं या डिपोब्लास्टिक नहीं होते हैं। सुनिए क्या क्या होता है। इनका पृष्ठ तंत्र नाल भी होता है, दम बात सही है, या क्लोमेट भी होते हैं, और इनमें मेरुदंड पाया जाता है, क्योंकि मेरुदंड पाने के कारण से इसे कार्डेटा कहा जाता है। और जब इनमें पृष्ठीय तंत्र, क्योंकि तंत्रिका नाल भी होगा, क्योंकि मेरुदंड के अंदर तंत्रिका नाल होता है, ये भी बात सही है। चलिए, तो डिपोप्लास्टिक कौन सा कथन गलत है? तो डिपोप्लास्टिक नहीं होते। क्या क्या होता है सुनिए। जो कार्डेटा संघ के जीव जगत में सबसे विकसित जगत संघ है, जो जीव जगत होता है कार्डेटा संघ विकसित प्राणी के रूप में कहे जाते हैं। इनका पृष्ठवत नलाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। जो पृष्ठवत होता है नलाकार के तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी CNS होता है। जैसे हम लोग में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है पृष्ठ, क्योंकि आपसे कार्डेटा में ले लीजिए, तो कार्डेटा आप संघ में आते हैं, तो आपका पृष्ठीय तंत्रिका नाल नहीं होता है, आप में तो होता ही है। क्लोमेट भी होता है, और आप में मेरुदंड होता है। क्लोमेट जो छिद्र रूप में होता है, तो पृष्ठीय नालाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, मेरुदंड भी होता है। ग्रसनी या क्लोम, या जो दरारें होती हैं हम लोगों में पाई जाती है, देखिए छिद्र पाया जाता है, क्लोम दरारें, तो पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है हम लोगों में। क्लोमेट जो छिद्र के रूप में होता है, मेरुदंड, ये सारे, लेकिन डिपोप्लास्टिक में हम लोगों में नहीं पाया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगले, बच्चों के लिंग किससे प्राप्त गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है? पिताजी के, माता और पिता होने की प्रकृति पर, या माता वाले वंशानुगत पर? सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर करेंगे। तो एक बार जल्दी से इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बच्चों के लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशुगत के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है? पिता, माता, प्राकृतिक पर, यानी होने वाले प्रकृति, या प्रकृति लिख लीजिए सिर्फ प्रकृति पे, या माता वाले वंशानुगत पर? सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा। चलिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि इसकी आंसर क्या होगी, तो जो इसका आंसर होगा, सबको पता है कि जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है वे आपके पिताजी पर निर्भर करता है, कि पिता के जो गुणसूत्र से प्राप्त होगा, X प्राप्त होगा या Y प्राप्त होगा, क्योंकि माताजी में X ही रहता है, जबकि पिताजी में XY रहता है। अगर पिताजी से X मिला है तब तक, क्योंकि माताजी भी X दे रही हैं, तब तक यह लड़की होगी, और Y है और पिताजी का Y और माता का X आता है, तब यह क्या होगा? लड़का होगा। इत बात मतलब कि आपका लिंग कैसे निर्धारित होगा कि वह किस लिंग की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब लड़का है या लड़की है, यह पिताजी पे निर्भर करता है। इस बातों को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, हम लोगों में 23 जोड़ी, कितना होता है? 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी यानी कि 46। 23 जोड़ी में से 22 गो तो ऑटो क्रोमोसोम होता है, और यह जो होता है लिंग क्रोमोसोम होता है, जो कि नर और मादा में होता है। नर में जो 23वां जोड़ी होता है वह XY, जबकि मादा में XX रहता है। ठीक है, यह जनक हो गए मादा, और यह युग्मक जो कि X और Y के रूप में रहते हैं पुरुष में, और मादा में X और X के रूप में रहते हैं। ठीक है, अगर युग्मक से X और माता से भी X आ जाए तो यह मादा भ्रूण विकसित करेगा, यानी कि यह लड़की मिलेगी। जबकि पुरुष से X
और माता से भी x मिले तब पर भी क्या होगी, मादा होगी, क्योंकि दोनों तरफ से मादा। जब y, कुछ नहीं याद रखना है कि पिताजी y देंगे तो लड़का और x देंगे तो क्या होगी, लड़की। ये सारे के सारे आपके पिताजी पे निर्भर करता है। तो लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिताजी के जो क्रोमोसोम है, जो उनके जो ऑटो क्रोमोसोम नहीं, जो लिंग क्रोमोसोम है, उससे प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानव नर में युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र है। मानव के नर युग्मक में, आप बताइए, नर युग्मक मतलब क्या, मर्द, जिसको तुम लोग मर्द कहता है, मर्द है, मर्द नहीं, पुरुष कहा जाता है इसको ना, तो पुरुष या इसी को नर कहते हैं। तो बताइए क्या वाई गुणसूत्र होता है, केवल वाई गुणसूत्र होता है, एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होता है, एक्स या वाई होता है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा, जल्दी से आंसर करेगा सभी लोग करिए। और आप लोगों से पूछे थे सुबह वाले क्लास में पूछे थे कि क्या करेंट अफेयर्स के सेशंस को लेकर आएँ, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि कब लेके आए, टाइमिंग भी बताए, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आने वाले दिनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो उसका भी प्रैक्टिस होगा तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको और सबको सफलता दिला सकती है, तो प्रैक्टिस करना है। तो मानव नर में युग्मक के रूप में नर के पूछा है, नर 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 मतलब मर्द, मर्द मतलब पुरुष, पुरुष मतलब नर, उसमें क्या होता है एक्स वाई, अभी तो पढ़े हैं, देखिए अभी पढ़े हैं कि जो जनक होता है जिसको कि नर कहते हैं, नर में क्या होता है एक्स वाई होता है, जबकि मादा में क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो इन बातों को भी ध्यान में आप रखेंगे। इसी के साथ यह आज का लास्ट क्वेश्चन, भागेगा कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा वेट करके सभी लोग जाएंगे। सुनिए, चलिए, किसी पौधे में वनस्पतिक भाग होता है, जड़ तना पत्ती, जड़ पत्ती फूल, जड़ तना फूल, पत्ती तना फूल। बताइए कि एक पौधे के वनस्पतिक भाग में क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे कि क्या होता है, किसी पौधे के वनस्पतिक में क्या होता है। बताइए क्या होता है, सभी लोग आंसर करिए इसका। जल्दी से आंसर करेंगे क्या होता है, चलिए जल्दी से करेंगे। तो आप सबों को पता है कि कोई भी पौधा होगा उसमें तीन बातें दिखाई देता है वनस्पतिक भाग, एक तो जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें फूल नहीं लगते हैं, तो कैसे कहेंगे जड़ तने, क्या किसी में जड़ तने होंगे पत्ती नहीं होगा, तो यहाँ पे फूल कर, तो नेसेसरी क्या होगा, जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, इसको देख सकते हैं ऐसे। तो इसका राइट आंसर जड़ तना पत्ती, यह क्या है आपका जड़ है, और यह क्या है आपका तना है, और यह क्या है आपका पत्ती है। तो एक नेसेसरी जो पार्ट होता है उसमें जड़, तना और पत्ती होता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जिसको कि आज हमने 23 नंबर सेट को देखा है। तो आप लोग बताइए कि क्या हम लोग प्रीमियर क्लास ही करेंगे, क्योंकि प्रीमियर क्लास में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग डिस्टरबेंस भी हो जा रहे हैं। तो हम लोग प्रीमियर क्लास को ही लेकर चलेंगे, जब बड़ा फैमिली हो जाएगा तब लाइव क्लास का आनंद लिया जाएगा, तब तक से हम लोग प्रीमियर क्लास ही चलाएंगे। तो एक बार क्लास को भी बड़ा बनाने का कोशिश करिए। और यह क्या था, 23वां सेट था। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि करंट अफेयर्स के सेशंस को कितने बजे लेकर आया जाए। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे।